नमस्कार। पिछले व्याख्यान में आपको हमने कारक विश्लेषण की अवधारणा, जो उसका अर्थ है, उस पर प्रकाश डाला। आज के व्याख्यान में कारक विश्लेषण के मूलभूत अभिग्रह, बेसिक एजम्पशंस ऑफ फैक्टर एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कारक विश्लेषण एक इस प्रकार के सांख्यिकी विधियों का समूह है जो अनेक चरों के एक समुच्चय या समूह का विश्लेषण करता है, उनके आंतरिक संबंधों का विश्लेषण करता है और उनके परस्पर अंतर संबंध के आधार पर उनको कुछ उप समूहों में बांटता है, जिन्हें हम कारक कहते हैं। अब इस कारक विश्लेषण को कैसे करते हैं, उससे पहले यह जानना आवश्यक है, जैसे सभी सांख्यिकियों के लिए कुछ न कुछ मूल अवधारणाएं होती हैं, मूल अभिग्रह होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, तो वैसे ही कारक विश्लेषण के भी कुछ मूल अभिग्रह हैं। केवल दो मूल अभिग्रहों की चर्चा इसमें मैं करूंगा। पहला जो अवधारणा या अभिग्रह है वह यह कहता है कि यदि हम लोगों के पास एक परस्पर संबंधित चरों की एक बैटरी हो, यानी एक समूह हो, एक समुच्चय हो, ढेर सारे वेरिएबल्स हो और उनका आपस में इंटर कोरिलेटेडनेस हो, तो उनके पीछे कोई न कोई एक कॉमन फैक्टर होता है, एक कॉमन कारण होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यदि उन कॉमन फैक्टर्स को, उन सामान्य कारकों को हम पहचान लें, तो प्रत्येक व्यक्ति के स्कोर को, उसके प्राप्तांक को उन कारकों के संदर्भ में हम निकाल सकते हैं, हम उनके स्कोर की गणना कर सकते हैं। इसको पुनः ध्यान से देखने की जरूरत है कि इस एजम्पशन में भी कुछ सब एजम्पशंस हैं। पहला चीज तो यह है कि कारक विश्लेषण हम तभी कर पाएंगे जब हमारे जो वेरिएबल्स की बैटरी है, जो वेरिएबल्स की श्रृंखला है, जो वेरिएबल्स का समूह है, वह आपस में इंटर कोरिलेटेड हो। यदि हम ढेर सारे वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं और वो आपस में संबंधित ही नहीं है, तो हम कारक विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहली मान्यता, पहला अभिग्रह यही है कि वो आपस में संबंधित हो। और यदि वो आपस में संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से यह भी एक अनुमान जो है, अवधारणा है, कि यदि वो आपस में संबंधित हैं तो उनके नीचे, उनके पीछे छिपे हुए कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। और यदि उन कॉमन फैक्टर्स की खोज कर ली जाए, तब हम इंडिविजुअल स्कोर्स को उन कॉमन फैक्टर्स के रेफरेंस में, संदर्भ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इस अवधारणा से संबंधित और इसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कारक विश्लेषण वास्तव में कुल प्रसरण को कैसे विभाजित करता है। जैसे फैक्टर एनालिसिस की तरह ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी हम प्रसरण विश्लेषण करते हैं। वहां हम कुल प्रसरण को दो हिस्से में बांट लेते हैं, एक ट्रू वेरिएंस, सत्य प्रसरण, और एक एरर वेरिएंस, त्रुटि प्रसरण। यहां कारक विश्लेषण में भी ट्रू वेरिएंस है, लेकिन उस ट्रू वेरिएंस को हम दो हिस्से में बांट लेते हैं, एक उभयनिष्ठ प्रसरण कॉमन वेरिएंस और एक स्पेसिफिक वेरिएंस। जैसे हमारे उस द्विकारक बुद्ध सिद्धांत का उदाहरण ध्यान करिए, तो स्पीयरमैन ने देखा कि ढेर सारे परीक्षणों के बीच कुछ हिस्सा है जो एक दूसरे से कॉमन है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है,
लेकिन उन परीक्षणों के कुछ अलग अलग स्पेसिफिक हिस्से भी थे। तो जो कुल वास्तविक प्रसरण है उसके दो हिस्से कारक विश्लेषण में करने होते हैं, एक उसका स्पेसिफिक वेरिएंस और एक उसका कॉमन वेरिएंस, और इन्हीं दोनों को मिला के हम ट्रू वेरिएंस या वास्तविक प्रसरण या सत्य प्रसरण कह सकते हैं। लेकिन कारक विश्लेषण की भाषा में इन दोनों प्रसरणों को मिला के हम रिलायबल विश्वसनीय प्रसरण रिलायबल वेरिएंस कहते हैं। तो रिलायबल वेरिएंस इज इक्वल टू कॉमन वेरिएंस प्लस स्पेसिफिक वेरिएंस। और उसी तरह से स्पेसिफिक और एरर वेरिएंस को यदि जोड़ दें तो इसे हम यूनिक वेरिएंस कहते हैं। ये अद्वितीय प्रसरण है, ये ऐसा प्रसरण है जो किसी अद्वितीय किसी दूसरे चर से इस प्रसरण की व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं। तो यह दोनों स्पेसिफिक प्लस एरर वेरिएंस ये अद्वितीय प्रसरण यूनिक वेरिएंस है, और कॉमन प्लस स्पेसिफिक यह ट्रू या रिलायबल वेरिएंस है, वास्तविक या विश्वसनीय प्रसरण है। तो कुल प्रसरण को हम तीन हिस्से में कॉमन, स्पेसिफिक और एरर में बांट सकते हैं। और इस लिहाज से देखें तो कारक विश्लेषण को परिभाषित करें तो कारक विश्लेषण का एक कार्य, वन फंक्शन ऑफ फैक्टर एनालिसिस इज टू एनालाइज द कॉमन वेरिएंस। तो कारक विश्लेषण इसी उभयनिष्ठ प्रसरण को, कॉमन वेरिएंस को एनालाइज करता है और फिर उनके पीछे जो कितने स्रोत हैं उस कॉमन वेरिएंस के उनका निर्धारण करता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉमन वेरिएंस दैट एक्सप्लेन्स द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे पिछले वीडियो में जो हमने उदाहरण दिया था कारक विश्लेषण का अर्थ बताने में, कि यदि हम 4 परीक्षण बुद्धि के लेते हैं, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर असेंबली, और पाते हैं कि वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन ये एक दूसरे से संबंधित हैं और एक कारक इनके पीछे है और वो है वर्बल इंटेलिजेंस, वाचिक बुद्धि। दूसरी ओर पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर असेंबली एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और वो एक दूसरा कारक उसके पीछे छिपा है और वह है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, निष्पादन बुद्धि। तो हमने उस उदाहरण में देखा जाए तो हमने कॉमन वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, और उस कॉमन वेरिएंस के दो डिटरमाइन द नंबर, तो हमने उसके 2 स्रोत निर्धारित किए और उन 2 स्रोतों के आधार पे हम सभी सक्षम थे यह एक्सप्लेन करने में कि वो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वोकैबुलरी क्यों पिक्चर कंप्लीशन से बहुत कम कोरिलेशन रखता है, तो उत्तर होगा कि एक वर्बल इंटेलिजेंस का घटक है और दूसरा परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस का है, और इन दोनों में संबंध कम है। दोनों अलग अलग तरह के बुद्धि हैं, इसलिए इनमें कोरिलेशन कम है। क्यों पिक्चर कंप्लीशन और पिक्चर असेंबली में उदाहरण के लिए कोरिलेशन बहुत अधिक है? तो इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि दोनों एक ही बुद्धि के हिस्से हैं, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस के। तो फैक्टर एनालिसिस मूलतः इस कॉमन वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करता है और उनके नंबर और सोर्सेस को हम पहचान के उनका हम नामकरण कर देते हैं। यही कारक विश्लेषण है और ये इस एजम्पशन से संबंधित है। लेकिन कुछ दूसरे टेक्निक्स भी हैं, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। यह भी फैक्टर एनालिसिस की तरह बड़े वेरिएबल्स के सेट को रिड्यूस करके छोटे छोटे समूह वेरिएबल्स का बनाता है, लेकिन उनको हम फैक्टर्स ना कह के कंपोनेंट कहते हैं। और जो मूल अंतर है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस में, वह यह कि जहां
फैक्टर एनालिसिस केवल कॉमन वेरिएंस का विश्लेषण करता है, वहीं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस संपूर्ण प्रसरण का विश्लेषण करता है। तो यह एक मूल अंतर है और इसीलिए कई विद्वान यह मानते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस की विधि नहीं है, लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर्स में और बहुत से शोध प्रबंध में, शोध निबंधों में आप देखेंगे तो फैक्टर एनालिसिस विधि के रूप में लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का भी उपयोग करते हैं। लेकिन सांख्यिकीय सिद्धांत के आधार पर देखें तो वस्तुतः प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम कारक विश्लेषण नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो मूल अभिग्रह है कॉमन वेरिएंस को ढूंढना फैक्टर एनालिसिस का, वह नहीं करता है, यह टोटल वेरिएंस को एनालाइज करता है। अब कम्युनलिटी और रिलायबल वेरिएंस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नोट लगाया था अपने लिए, जो मैं पहले कर चुका हूं लेकिन दोहरा रहा हूं कि यह जो कॉमन वेरिएंस है इसे हम कम्युनलिटी भी कहते हैं, और ये कॉमन और स्पेसिफिक वेरिएंस को जोड़ दें तो इसको हम रिलायबल वेरिएंस कहते हैं। अगली स्लाइड में हम दूसरे एजम्पशन को जब बताएंगे तो उदाहरण के साथ यह बात और आपको स्पष्ट होगी। जो दूसरा एजम्पशन है कारक विश्लेषण का, उसके अनुसार यदि हमें किसी इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स बैटरी के पीछे जो कारक हैं उनका ज्ञान हो और उनके फैक्टर लोडिंग्स का हमें ज्ञान हो, तो हम उसके आधार पर किसी भी दो चर के बीच सहसंबंध की गणना कर सकते। इसको ये नीचे जो सारणी है इसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो और बात यह स्पष्ट होगी। अभी आप इस सारणी में केवल यहां से लेकर इतने हिस्से को देखें, ये आखिरी रो छोड़ दें और ये एच स्क्वायर के बाद जो कॉलम है इनको छोड़ दें, केवल इतने पर ध्यान दें। तो इस पूरे मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि कोई भी जो रो और कॉलम में अरेंज आंकड़े होते हैं उन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम फैक्टर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स कहते हैं। अब फैक्टर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स क्या है, यदि परिभाषित करना हो तो हम क्या कहेंगे कि यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कारकों को कॉलम में और परीक्षण या चरों को, वेरिएबल्स को रो में प्रदर्शित करते हैं, और इन कॉलम्स और रो से जो सेल्स बनते हैं, जो अलग अलग कोष्टक बनते हैं, इन कोष्टकों में हम ये जो मूल्य आपको दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर लोडिंग्स। तो ये फैक्टर लोडिंग्स रखे जाते हैं। फैक्टर लोडिंग क्या होता है? जैसे यह 0.7 है और ये फैक्टर 1 का सदस्य है, तो इसका अर्थ यह है कि वेरिएबल 1 फैक्टर 1 से 0.7 का संबंध रखता है, कोरिलेशन। तो एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि यह फैक्टर लोडिंग्स प्रत्येक चर का किसी कारक से संबंध की मात्रा, जैसे ये 0.8 तो प्रथम कारक से इसके संबंध की मात्रा को प्रदर्शित करता है। जैसे यह 0.1 है तो तीसरा कारक दूसरे कारक से बहुत कम संबंधित है, जबकि यही तीसरा वेरिएबल पहले कारक से बहुत उच्च रूप से संबंधित है। तो अब यदि आप फैक्टर लोडिंग्स भी समझ गए, वस्तुतः यह रिग्रेशन के बीटा वेट की तरह होते हैं, लेकिन ये मूलतः हमारे वेरिएबल्स का कारकों से संबंध की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। तो अब यदि फैक्टर लोडिंग की परिभाषा जान गए तो हम यदि फैक्टर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स को पुनः परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि फैक्टर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें फैक्टर लोडिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, और कारकों को पंक्तियों में रखते हैं और चरों को रोज में रखते हैं। तो ये कॉलम्स में फैक्टर्स और रोज में वेरिएबल्स।
अब ये एजम्पशन ये कहता है कि यदि हमें यह फैक्टर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स ज्ञात हो, यानी कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे इसमें 4 फैक्टर्स हैं और उनकी फैक्टर लोडिंग कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर लोडिंग्स। तो ये फैक्टर लोडिंग्स की मात्रा, एक्सटेंट हमें पता है और कारकों की संख्या भी हमें पता है, तो हम किसी भी दो चर के बीच, जैसे पहले और दूसरे, पहले या तीसरे, दूसरे और तीसरे, किसी भी दो चर के बीच जो कोरिलेशन है उसकी मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब यह करते कैसे हैं? तो मान लीजिए हमें R12 निकालना है, यानी पहले और दूसरे चर के बीच कोरिलेशन जानना है, और हमें फैक्टर लोडिंग्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स मालूम है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो R12 बराबर क्या होगा? इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.0 प्लस 0.0 इंटू 0.6 प्लस 0.4 इंटू 0.0 प्लस 0.3 इंटू 0.2। अब यदि इन्हें हम जोड़ दें तो जो इस गुणनफल का जो टोटल वैल्यू आएगा वह 1 और 2 चर के बीच कोरिलेशन होगा। उसी तरह से थोड़ी देर आप सोचिए कि यदि 1 और 3 का कोरिलेशन निकालना हो, R1 एंड 3, तो कैसे निकालेंगे? तो इन दो चरों के जो फैक्टर लोडिंग्स हैं उनका हम गुणा करेंगे। तो 0.7 इंटू 0.8 प्लस 0.0 इंटू 0.1 प्लस 0.4 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.0। तो यह एजम्पशन यही कहता है कि यदि हमें कारकों की संख्या का ज्ञान हो और प्रत्येक कारक पर चरों का कितना लोडिंग है, फैक्टर लोडिंग, यह ज्ञान हो, तो हम किसी भी दो चर के बीच सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। अब इस सहसंबंध के फार्मूला को यदि शब्दों में कहना हो तो हम कैसे कहेंगे कि किसी दो चर के बीच सहसंबंध बराबर होता है किसके? तो दिए हुए चरों के फैक्टर लोडिंग्स के गुणनफल के योग के बराबर। फैक्टर लोडिंग्स का गुणनफल तो 0.7 गुणे 0.0 ये गुणनफल है। तो फैक्टर लोडिंग्स के दिए हुए चरों के गुणनफल के योग के बराबर, यानी 0.7 इंटू 0.0 प्लस 0.0 इंटू 0.6, इसी प्रकार से। अब इस एजम्पशन को समझने के बाद कुछ और चीजों को, जो कारक विश्लेषण से जुड़े शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसको जाना जाए। अब यहां लिखा है एच स्क्वायर, यही कम्युनलिटी है, कॉमन वेरिएंस है, यानी पहला वेरिएबल इन सभी कारकों में कितना हिस्सा शेयर करता है। तो पहले वेरिएबल का कितना हिस्सा कॉमन है इन चारों फैक्टर से, इसको जानना है। तो ये जो वैल्यू मैं दिया हूं कि 0.74, तो ये 0.74 जो है पहले वेरिएबल का शेयर्ड वेरिएंस है, कॉमन वेरिएंस है विथ ऑल द 4 फैक्टर्स, चारों कारकों से। अब ये निकालते कैसे हैं? तो आप सीधे इसका वर्ग करें, 0.7 स्क्वायर 0.49 होगा, प्लस 0.0 स्क्वायर तो 0 होगा, प्लस 0.4 स्क्वायर तो 0.16 होगा, प्लस 0.3 स्क्वायर तो ये 0.09 होगा। अब 0.16 में 0.09 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.25, और 0.25 में 25 में 49 जोड़ेंगे 0.49 तो कितना होगा? 74, तो 0.74। तो इस तरह से ये जो है एच स्क्वायर की वैल्यू है, और यदि हमें परिभाषित करना हो व्हाट इज एच स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर्ड फैक्टर लोडिंग्स ऑफ ए गिवन वेरिएबल अक्रॉस फैक्टर्स। हिंदी में कहें तो किसी दिए हुए चर के फैक्टर लोडिंग्स के वर्ग का
कारकों के सापेक्ष जो कुल योग है वह कॉमन वेरिएंस या एच स्क्वायर है। उसी तरह से अगला है एस स्क्वायर, ये स्पेसिफिक वेरिएंस को इंडिकेट करता है। इसे हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करते हैं कि यदि हमें इसकी विश्वसनीयता मालूम हो, जैसे पहला परीक्षण है और इसकी विश्वसनीयता मालूम है कि यह 0.86 है, तो रिलायबल वेरिएंस पिछली स्लाइड में हमने बताया था क्या है, तो कॉमन वेरिएंस प्लस स्पेसिफिक वेरिएंस, इन दोनों का योग एच स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर जे आई, ये है किसी वेरिएबल का रिलायबल वेरिएंस। तो यदि हमें रिलायबल वेरिएंस मालूम है और एच स्क्वायर मालूम है तो एस स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आर जे माइनस एच स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर ज्ञात होगा। तो 0.86 में से 0.74 घटा दिए तो 0.12, 0.50 में से 0.40 ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये घटा दिए तो 0.10। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक वेरिएंस की गणना कर सकते हैं। अब यदि एरर कितना है, तो रिलायबल वेरिएंस या जो ट्रू वेरिएंस है, तो यदि हम कॉमन और स्पेसिफिक को जोड़ते हैं तो रिलायबल वेरिएंस, तो कुल प्रसरण के दो ही हिस्से हुए, रिलायबल वेरिएंस और एरर वेरिएंस, और इन दोनों का योग हुआ 1। ये कुल प्रसरण कितना है, 1। तो यदि हम 1 में से रिलायबल वेरिएंस को घटा लें तो हमें त्रुटि प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.86 0.14, 1 माइनस 0.50 0.50, 1 माइनस 0.95 0.05। यहां आपके लिए जब आप वीडियो देखिएगा तो यहां पॉज करके कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा। यहां देखिए 3 अज्ञात दिए हुए हैं। अब हम 3 अज्ञात और 1 ज्ञात है, हमें रिलायबल वेरिएंस कैसे निकालेंगे, थोड़ा देर सोचिए। तो सबसे पहले इसमें हम कॉमन वेरिएंस निकालें, जो कि आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो 0.1 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, जो भी मूल्य आया, अब यह क्या हो गया, कॉमन वेरिएंस। अब इस कॉमन वेरिएंस को हम यदि 0.97 से रिलायबल वेरिएंस से घटा देंगे तो ये दूसरा अज्ञात मालूम हो जाएगा, स्पेसिफिक वेरिएंस। और 1 में से 0.97 को घटा देंगे तो हमें ये तीसरा अज्ञात मालूम हो जाएगा, जो एरर वेरिएंस है। अब एक टर्मिनोलॉजी और बची, वह क्या है, आइगेन वैल्यूज। आइगेन वैल्यूज वस्तुतः किसी कारक का कुल प्रसरण में वह कारक कितना प्रसरण की व्याख्या करता है, यह सूचना अपने में समाहित किए हुए होता है। आइगेन वैल्यूज को यदि हम परिभाषित करें, निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सरल है। जैसे हमने कॉमन वेरिएंस के लिए क्या किया था कि फैक्टर लोडिंग्स को स्क्वायर करके लेकिन कारकों के सापेक्ष यानी इस रो की तरफ से जोड़ा था, वैसे ही यदि हम कॉलम के फैक्टर लोडिंग्स को स्क्वायर करके जोड़ दें चरों के सापेक्ष, तो जो योग आएगा उस योग को हम कहेंगे आइगेन वैल्यू। तो जैसे 0.7 स्क्वायर प्लस 0.0 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर, जो भी मूल्य आएगा वह क्या होगा, आइगेन वैल्यू। अब यह आइगेन वैल्यू यह बताएगा कि कोई कारक कितना प्रसरण, कुल प्रसरण का कितना प्रसरण की व्याख्या करता है। लेकिन यदि हम प्रोपोर्शन या परसेंट ऑफ वेरिएंस जानना चाहें तो केवल आइगेन वैल्यू से वह ज्ञात नहीं होगा। तो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस या परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय ए गिवन फैक्टर किसी एक कारक के द्वारा
कितना परसेंट कुल वेरिएंस का एक्सप्लेन हो रहा है, तो इसका एक सरल तरीका यह है कि यह जो ऑब्टेन्ड आइगेन वैल्यू है, जो गणना करने से जो आपको आइगेन वैल्यू मिली, इसको कल्पना कीजिए कि यह 1 है। मान लीजिए मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मान लीजिए यह हमने किया और यह मूल्य आया 1। इस ऑब्टेन्ड आइगेन वैल्यू को नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं टेस्ट हैं 4, इससे हम भाग दे दें तो 1/4, तो 0.25। तो कुल प्रसरण यदि 1 है तो उसका कितना 0.25 अनुपात केवल कारक 1 व्याख्या कर रहा है। यह वास्तविक योग हमने नहीं बताया, काल्पनिक योग है कि मान लीजिए यदि यह 1 है तो परसेंट करना हो तो फिर उसमें इंटू 100 कर देंगे, तो 1/4 इंटू 100 तो 25%। तो परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन का फार्मूला क्या हुआ कि प्राप्त आइगेन वैल्यू, ऑब्टेन्ड आइगेन वैल्यू जो इन फैक्टर लोडिंग्स के वर्ग के योग करने के बाद मिला, उसको चरों की संख्या से भाग दें। प्राय पुस्तकों में यह फार्मूला मिलेगा, लेकिन वास्तविक फार्मूला यह नहीं है। वास्तविक फार्मूला है कि प्राप्त आइगेन वैल्यू बटे अधिकतम आइगेन वैल्यू, कोई एक कारक का अधिकतम आइगेन वैल्यू जो है उससे भाग दें, तो ऑब्टेन्ड आइगेन वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आइगेन वैल्यू इनटू 100। अब मैक्सिमम आइगेन वैल्यू कितना होगा, तो ये मैक्सिमम आइगेन वैल्यू तब पता चलेगा जब हम ये प्रत्येक कारक पर हर वेरिएबल का लोडिंग 1 हो, तो यही सबसे अधिक संभावित लोडिंग है। ये लोडिंग हमेशा +-1 के बीच कोरिलेशन की तरह होता है। तो यदि यह भी 1 है, यह भी 1 है, यह भी 1 है, यह भी 1 है, तो यही सबसे अधिक संभावित फैक्टर लोडिंग है। अब यदि इन सभी 1 का हम स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब भी हम करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल आइगेन वैल्यू, इस केस में 4 आ रहा है, तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल आइगेन वैल्यू वो वेरिएबल्स की संख्या के बराबर ही आता है। इसलिए विषय को सरल बनाने के लिए बहुत से पुस्तकों में लोग लिख देते हैं कि प्राप्त आइगेन वैल्यू बटे वास्तविक प्राप्त आइगेन वैल्यू बटे मैक्सिमम पॉसिबल आइगेन वैल्यू की जगह चरों की संख्या। लेकिन यह चरों की संख्या जो है वो मैक्सिमम आइगेन वैल्यू की मात्रा के बराबर होता है। तो यह हमने कुछ फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड शब्दावली का परिचय कराया, इनको मैं यहां दोहरा रहा हूं। कम्युनलिटी ये क्या है, वह प्रसरण का हिस्सा जो किसी वेरिएबल के द्वारा सभी कारकों में शेयर किया जाता है। दिस इज द proportion of variance explained by common factors. आइगेन वैल्यू क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय ईच फैक्टर। हर फैक्टर से टोटल वेरिएंस कितना एक्सप्लेन हो रहा है वह है, और निकलता कैसे है, तो हर फैक्टर के आइगेन वैल्यूज का, हर वेरिएबल के आइगेन वैल्यूज का स्क्वायर करके और योग निकाल लेना है। परसेंटेज वेरिएंस, टोटल वेरिएंस attributable to each factor, तो obtained आइगेन वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आइगेन वैल्यू इनटू 100। फैक्टर लोडिंग्स क्या है, तो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द फैक्टर्स। फैक्टर मैट्रिक्स क्या है, तो
It contains the factor loadings of all the variables on all the factors. और अरेंजमेंट कैसा होगा इस मैट्रिक्स का? तो फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन कॉलम एंड वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोज। एक चीज हमने चर्चा नहीं की, फैक्टर स्कोर्स। प्रत्येक फैक्टर का एक फैक्टर स्कोर, कंपोजिट स्कोर निकाला जा सकता है। जैसे हमने मल्टीवेरिएट में कहा, तो ये फैक्टर स्कोर एक तरह का कंपोजिट स्कोर होगा, वेरिएट होगा, जिसको हम रिग्रेशन की तरह निकाल लेते हैं। तो यदि जैसे पिछली स्लाइड पे मैं जाऊं, तो यदि एक तरीका यदि हम रिग्रेशन मेथड यूज करें, तो ये रिग्रेशन वेट की तरह हुए, और यदि हम स्कोर से इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का जो स्कोर है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ये स्कोर है, तो 0.7 इंटू 1 प्लस 0.0 इंटू 2 प्लस 0.8 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 4, तो बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा 3 x3, बीटा 4 x4, और इनको जोड़ दें तो जो स्कोर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर स्कोर। हालांकि ये हमने रिग्रेशन विधि से आपको बताया, फैक्टर स्कोर्स निकालने की और विधियां हैं जिन्हें हम कभी आगे जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। अब अंत में कुछ दूसरे मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स से इनके संबंध के बारे में आपसे चर्चा कर लूं, तो बहुत से मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स हैं जो डेटा रिडक्शन का काम करते हैं। वो भी बड़े वेरिएबल्स के सेट को स्मॉलर सेट्स में बदलते हैं, लेकिन वो फैक्टर एनालिसिस से भिन्न होते हैं। और यहां हम दो कॉमन टेक्निक्स की चर्चा करेंगे, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और एक क्लस्टर एनालिसिस। ये दोनों ही ऐसे विधियां हैं जो ढेर सारे चरों के समूह को छोटे उप समूह में बांट देते हैं, लेकिन ये फैक्टर एनालिसिस से सर्वथा भिन्न है। सबसे पहले फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस का अंतर देखा जाए। फैक्टर एनालिसिस, जैसा मैंने पहले बताया, ये कॉमन वेरिएंस, उभयनिष्ठ प्रसरण का विश्लेषण करता है, जबकि क्लस्टर एनालिसिस टोटल वेरिएंस, ऑल वेरिएंस, जितना वेरिएंस है सबका विश्लेषण करता है। फैक्टर एनालिसिस में हम किसी एक वेरिएबल के कुल वेरिएंस को फ्रैक्शन कर देते हैं, उसको अलग अलग खंड में बांट देते हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए फिर उस फैक्टर मैट्रिक्स पे जाऊंगा। जैसे इस पहले वेरिएबल का जो कुल प्रसरण है उसको 0.7 इस पर, 0.0 इस पर, 0.4 इस पर, 0.3 इस पर, इस तरह से इस प्रसरण को हम, एक ही वेरिएबल के प्रसरण को हम बांट देते हैं। जबकि क्लस्टर एनालिसिस में हम किसी एक वेरिएबल के पूरे प्रसरण को एक समूह में डालते हैं, और वो समूह एक तरह से कारक के समान हुआ, वो उसको हम क्लस्टर कहते हैं, फैक्टर नहीं कहते हैं। तो किसी एक वेरिएबल के टोटल वेरिएंस को क्लस्टर एनालिसिस में किसी एक क्लस्टर में डाल देते हैं। तो एक वेरिएबल किसी एक क्लस्टर का सदस्य होगा, वो दूसरे क्लस्टर का सदस्य नहीं हो सकता है। जबकि फैक्टर एनालिसिस में एक वेरिएबल किसी पर बहुत हाई लोडिंग रखेगा, लेकिन दूसरे पे भी कम कम लोडिंग उसका हो सकता है। तो एक ही वेरिएबल का जो वेरिएंस है वो अलग अलग कारकों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रैक्शन करके, जबकि क्लस्टर एनालिसिस में हम ये नहीं करते हैं। और तीसरा जो अंतर है कि फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग प्रायः हम किसी वेरिएबल, टेस्ट या कंस्ट्रक्ट के स्ट्रक्चर को जानने के लिए करते हैं। जैसे पर्सनालिटी का क्या स्ट्रक्चर है, आइजेंक ने फैक्टर एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि ये 3 डायमेंशनल है, इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, एक एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, दूसरा नेरोटिसिज्म और तीसरा साइकोटिसिज्म। जबकि क्लस्टर एनालिसिस में जो
वेरिएबल्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं। तो ये अंतर है। एक हमने अपने पेपर से उदाहरण लिया है, और क्लस्टर एनालिसिस को हम वेरिएबल्स की कैटेगराइजेशन, उसके वर्गीकरण के लिए भी कर सकते हैं, और व्यक्तियों के वर्गीकरण के लिए भी हम क्लस्टर एनालिसिस का प्रयोग कर सकते हैं। करंट साइकोलॉजी में हम लोगों का यह एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें हम लोगों ने जो फैक्टर एनालिसिस किया था उसका यह परिणाम यहाँ अंकित है। हम लोगों ने पॉजिटिव अफेक्ट, नेगेटिव अफेक्ट, डिप्रेशन, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी एक बड़े समूह पर मेजर किया। हमारी अवधारणा ये थी कि इन 5 चरों के आधार पर लोगों में भिन्नता होगी, और हमें 3 क्लस्टर, 3 तरह के लोगों का कैटेगरी मिला। एक कैटेगरी में वो लोग थे जो लगभग सभी पर औसत प्राप्तांक, जैसे पहले इस क्लस्टर को देखें, ये नेगेटिव ट्रेट इनमें कम था, प्रसन्नता या पॉजिटिव ट्रेट इनमें अधिक था, डिप्रेशन बहुत ही कम, चिंता अत्यधिक कम। तो ऐसे लोगों को जिनमें सकारात्मक भाव बहुत हो और नकारात्मक भाव के साथ साथ अवसाद और चिंता कम हो, तो हम लोगों ने कहा कि ये नॉर्मल ग्रुप है, नॉर्मल लोग हैं। दूसरा ग्रुप मिला जिसमें नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा हाई था, परंतु साथ में पॉजिटिव इफेक्ट भी हाई था, डिप्रेशन भी औसत दर्जे का था, लेकिन चिंता बहुत अधिक मात्रा में थी। तो इनको हम लोगों ने एंग्जियस ग्रुप कहा। तीसरा ग्रुप मिला जो नेगेटिव इफेक्ट पे बहुत हाई था, पॉजिटिव इफेक्ट पे बिल्कुल कम, यानी एनहेडोनिया और ढेर सारा सैडनेस और नेगेटिव मूड, और साथ ही में डिप्रेशन भी अधिक था और एंजाइटी की मात्रा भी अधिक थी। तो इन लोगों को हमने कहा कि ये मिक्स्ड एंग्जियस डिप्रेस्ड ग्रुप। तो इस तरह से क्लस्टर एनालिसिस व्यक्तियों या चरों को अलग अलग वर्ग में, जैसे हमने इन व्यक्तियों को 3 वर्ग में बांट दिया, इस तरह से काम करता है। और फैक्टर एनालिसिस वास्तव में कुल चरों के अंतर संबंध का विश्लेषण कर उसके पीछे छिपे कारकों और कॉमन फैक्टर्स को ढूंढता है। अंतिम अंतर करके आज का व्याख्यान खत्म करना चाहूंगा। फैक्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअली बहुत से लोग कहते हैं कि ये अलग है, और कुछ लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को भी फैक्टर एनालिसिस के तरह मानते हैं, लेकिन वास्तव में अलग है। पहला अंतर ये है कि फैक्टर एनालिसिस से जो हमें लेटेंट वेरिएबल्स मिलते हैं उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं, और जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से जो हमें लेटेंट वेरिएबल्स मिलते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। दूसरा अंतर यह है जो मैं शुरू में बताया था कि फैक्टर एनालिसिस कॉमन वेरिएंस, शेयर्ड वेरिएंस का ही एनालिसिस करता है, यूनिक और एरर वेरिएंस जो है उनको नहीं रखता, जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टोटल वेरिएंस को एनालाइज करता है। और तीसरा अंतर इस चित्र से आप देख सकते हैं कि फैक्टर एनालिसिस में जो फैक्टर होता है उसे मानते हैं कि ये फैक्टर वेरिएबल्स में वेरिएशन का कारण है, कॉज है, जबकि कंपोनेंट को हम मानते हैं कि कंपोनेंट में वेरिएशंस वेरिएबल के कारण हो रहा है। देखिए तीर इधर से जा रहा है, यानी फैक्टर एनालिसिस रिफ्लेक्टिव लेटेंट वेरिएबल को ढूंढता है, और जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर्मेटिव लेटेंट वेरिएबल को ढूंढता है। और फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव में हमने पिछले व्याख्यान में अंतर किया था, यदि यहां स्पष्ट न हो तो उस व्याख्यान को अवश्य सुने। तो यह एक अंतर है, यानी
प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस भले ही ढेर सारे वेरिएबल्स को छोटे छोटे उपसमूह क्लस्टर्स या कंपोनेंट्स में बांटते हैं, लेकिन ये फैक्टर एनालिसिस से सर्वथा भिन्न है। यानी दूसरे अर्थ में कहें तो केवल चरों को रिड्यूस करना, वेरिएबल रिडक्शन का जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, सिर्फ उसके आधार पे हम फैक्टर एनालिसिस को परिभाषित नहीं कर सकते। यह निसंदेह सही है कि फैक्टर एनालिसिस इज ए डेटा रिडक्शन स्टैटिस्टिकल मेथड, लेकिन इट इज नॉट द ओनली डेटा रिडक्शन मेथड। अब ये रिकैप कर लें तो फैक्टर एनालिसिस क्या है, तो निश्चित रूप से यह एक डेटा रिडक्शन टूल है। ये रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन जो है, यदि ढेर सारे कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं तो उसमें हम किसी चीज को डुप्लीकेशन ना करें, जो उसमें रिडंडेंट वेरिएंस है उसको हम दूर कर लेते हैं। ये कोरिलेटेड वेरिएबल्स के स्मॉलर सेट को ढूंढता है और उसके आधार पे हम डेराइव्ड वेरिएबल्स कंपोजिट फैक्टर्स निकालते हैं, और फैक्टर्स इस तरह से बनते हैं कि वो एक दूसरे से रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। हालांकि कोरिलेटेड फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। और फैक्टर एनालिसिस में वेरिएबल्स को यदि बांटना हो तो हम दो हिस्से में वेरिएबल्स को बांटते हैं। लेटेंट वेरिएबल, जिन्हें हमने डायरेक्टली मेजर नहीं किया है, ये छिपे हुए वेरिएबल्स हैं, उन्हीं लेटेंट वेरिएबल्स को हम फैक्टर कहते हैं। और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, जिनको हमने डायरेक्टली मेजर किया है। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपको कारक विश्लेषण किस तरह से करते हैं इसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।